धर्म का धंधा करना सबसे आसान है, धर्म का धंधा बनाना सबसे आसान है, और धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाना इस देश में क्या पूरे देश में विदेश में हर जगह सबसे आसान है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी हो, धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाना सबसे आसान काम होता है। बिल्कुल नहीं देंगे, क्यों देंगे? वो जब उनकी सरकार बनी हुई है, सत्ता इसी बहाने पे चल रही है, सत्ता का स्वाद वो इसी बहाने ले रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके, तो वो जाहिर सी बात है, सब जानते हैं इस मामले में, तो कोई दो राय नहीं है किसी भी किस्म की। ये मुसलमानों का उत्पीड़न चल रहा था, चल रहा है, और अगर यही सरकार रही तो चलता ही रहेगा। अब इसके बाद ही मैं फिर से बात करता हूँ कि अभी ये रमजान शुरू है ना, रमजान के दिन में ये नवरात्र भी आएंगे। अब हर जगह नवरात्रों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होगा, जगह जगह भजन कीर्तन होंगे, संध्या होंगी, रात को जागरण होंगे, तब देखते हैं कितने लाउड स्पीकर उतरवाते हैं लोग। अगर एक भी लाउड स्पीकर उतर जाए तब की बात अलग है, फिर देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कितना हिंदू मुस्लिम करने वाली सरकार है। लेंगे वो नाम, डीजीपी हैं, सरकार के अधीन है, सरकार को उनको जिम्मेदारी है, सरकार को उन्होंने रिपोर्टिंग करनी है। अभी जब वो रिटायर हो जाएंगे उसके बाद फिर उनके बयान आने शुरू होंगे। जो भी सरकारी अधिकारी होता है, जब तक कोई ड्यूटी पे होता है, वो कभी भी सरकार के खिलाफ बयान दे ही नहीं पाता। जो बयान देता है IPS संजीव भट्ट जैसे जो जिन्होंने बयान दिए थे, वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। कब से भी याद है ना आपको, गुजरात दंगे के लिए आरोपी जो थे, गुजरात दंगों में उन्होंने गवाही दी थी, संजीव भट्ट ने, IPS थे, आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं क्योंकि वो उस पर नौकरी में थे। आज वो अगर प्रशांत कुमार जो DGP साहब अगर ये बयान दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो तो यही बयान देंगे। वो भगदड़ में गिनी कर रहे हैं उन लोगों को, 30 लोग है, वो तो बार बार कह रहे हैं 30 लोग मारे गए, जबकि कम से कम 3000 लोग मारे गए। उनके लिए तो वो वैसे ही उनके वो मंत्री की बोला था उसने, ये तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, इसका क्या है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मारे गए, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, इनका क्या है। भगदड़ मच गई होता है। 140 करोड़ लोगों में से अगर 3000 लोग मर भी है तो क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला उनको। उन्हें जनता ने भी जनता को बरगला दिया। उधर से वो फेकेंद्र शास्त्री आ गया, फेकेंद्र शास्त्री आती, अरे जो गंगा के किनारे मरे उन्हें तो मोक्ष मिल गया। अब उनके लोगों को भी ठंडा कर दिया, हाँ यार हमारे परिजनों को तो मोक्ष मिल गया होगा, चलो बस बात खत्म। धर्म का धंधा करना सबसे आसान है, धर्म का धंधा बनाना सबसे आसान है, और धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाना इस देश में क्या पूरे देश में विदेश में हर जगह सबसे आसान है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी हो, धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाना सबसे आसान काम होता है। मुसलमानों में भी यही कहा जाता है, फिदाई नहीं हमला करो, लोगों को मारो, अपनी जान गवाओ, तुम्हें जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। सीधा सीधा उन्हें 72 हूरों का लालच दे दिया जाता है। मुसलमानों में भी ये कोई कमी नहीं है, वो भी कोई इस बात से अछूते नहीं है। अगर मैं हिंदू धर्म की बात करता हूँ तो मुसलमानों की भी बात करूंगा। क्रिश्चियंस में कहा जाता है तुम्हारा बैप्टिज्मा करा देंगे, हमारे क्रिश्चियन धर्म में आ जाओ, हम तुम्हारा बैप्टिज्मा करा देंगे, हम तुम्हारी गॉड से सीधी बातचीत होगी। उनको डुबकी लगवाई जाती है पानी में, उन्हें ईसाई धर्म धारण करवाया जाता है, वो भी इसी किस्म के लालच देते हैं। हर जगह तो धर्म का धंधा तो 24 घंटे चलता आया, चलता रहेगा, सदियों से चल रहा था, सदियों से चल रहा है और चलता रहेगा जब तक जनता जागरूक नहीं होगी। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता सर, जनता भी योगदान, जनता का भी योगदान है? जनता का तो है योगदान। जो 40% जनता आज बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, उसका तो सबसे बड़ा योगदान है। जो सारे देश हित के मुद्दे उन्हें दरकिनार करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम में उन्हें शांति मिल जाती है कि मुस्लिम तुम्हारे दुश्मन हैं। आज वो 300-300 साल पुरानी, 400-400 साल पुरानी कहानियां निकाल के लाई जा रही हैं। औरंगजेब की बात, औरंगजेब ने 1656 से लेकर 1707 तक राज करा, लगभग 51 साल। उसने 1707 में औरंगजेब का कहानी खत्म हो गई। 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी, 350 साल हो गया, 325 साल उस बात को, लेकिन 325 साल पुरानी कहानियां याद दिलाई जा रही हैं। किस लिए? सिर्फ इसी बात के लिए कि हिंदू मुस्लिम कराया जा सके, लड़ाया जा सके। और उस हिंदी मुस्लिम में बीजेपी के सपोर्टर बहुत खुश हैं, वो सारे के सारे वहीं पे खुश हो जाते हैं कि अरे 325 साल पहले औरंगजेब ने ऐसा करा था। आज के औरंगजेब को देखो ना कि आज का औरंगजेब क्या कर रहा है। आज का औरंगजेब तुम्हारा पेट्रोल 70 रुपए से सीधा 100 रुपए पहुंचा दिया। उसकी तुम बात करती हो कि उसने मेले पे कर लगाया। ये मेले पे करनी है। 70 रुपए का पेट्रोल जो तुम्हारे को इंटरनेशनल मार्केट में आज 22 रुपए लीटर मिल रहा है, 35 रुपए लीटर मिल रहा है, उसे तुम 110 रुपए बेच रहे हो। ये क्या औरंगजेब का से कम काम है? कहाँ इसमें कोई है रोकथाम? सर औरंगजेब इतना वो था, लेकिन आप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार को उनकी बराबर बता रहे हैं। नहीं, देखिए जी, औरंगजेब का जो शासनकाल था बीत गया, बात खत्म हो गई। वो कैसा था कैसा नहीं था, हमें इतिहास में जाके खोदने से कुछ मिल जाएगा, इतिहास में जाके खोदने से कुछ नहीं मिलने वाला। जिसने जो राज करा वो करके गया। रही बात औरंगजेब की, बाबर की, अकबर की, हुमायूं की, सारे के सारे, बाबर आया था विदेश से आके उसने यहीं अपना घर बनाया, यहीं रह गए 350 साल तक। उन्होंने 325 साल राज करा, अल्टीमेटली यहीं मिट्टी में दफन हो गए। लेकिन ये पूछे कि क्या उन्होंने किसी हिंदू राजा को हराया था? जिसकी ये बात करते हैं, उनसे ज्यादा आक्रमणकारी, उनसे ज्यादा विनाशकारी जो है नादिर शाह सिद्धू हुआ था, जिसने से 1765 में आके यहाँ पे कत्लेआम मचाया था, इसी चांदनी चौक में। इसी चांदनी चौक के छोटे से इलाके में एक ही दिन में उसने 30,000 लोगों की लाशें बिछा दी थी। उस नादिर शाह को ये लोग कभी याद नहीं करेंगे। 80 करोड़ की दौलत वो यहाँ से लूट के ले गया था, उस नादिर शाह को कभी याद नहीं करते, क्योंकि उस नादिर शाह से जो है कनेक्शन नहीं कर पाते लोग। इनका सीधा सा मतलब है मुगल मतलब मुसलमान, सीधा से दिमाग में लोगों के डाल दो, मुगल मतलब मुसलमान, और मुसलमानों से नफरत इनकी सबकी जग जाहिर है। तो सर आपको क्या लगा दिल्ली के अंदर क्या होने वाला है? लास्ट सवाल।
दिल्ली के अंदर कुछ नहीं होने वाला, जैसे चल रही थी दिल्ली वैसी चलेगी। रोज आपको नए शगुफे देखने को मिलेंगे। आज नजफगढ़ की समस्या में, नजफगढ़ में जाम लगता है, उसके बारे में वहाँ के विधायक ने बात नहीं करी। नजफगढ़ में अवैध रेडी पटरी लगती है, उसके बारे में उन्होंने बात नहीं करी। नजफगढ़ में जो है अपराध बढ़ते जा रहे हैं, नजफगढ़ में रोज नए गैंग पनप रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने बात नहीं करी। लेकिन उन्होंने बात क्या करी कि नजफगढ़ का नाम बदल के नाहरगढ़ कर दिया जाए। बस यही अल्टीमेटली होना है। मुस्तफाबाद का नाम बदल के शिवपुरी या शिव विहार कर दिया जाए। महिला बस महिला सुरक्षा का काम होंगे? बिल्कुल नहीं। कैसे काम हो जाएगा? सुरक्षा व्यवस्था बीजेपी की जिम्मेदारी है, वो बीजेपी का। आज तक मैं लगातार पिछले 5 साल से 2 साल से ये बात उठा रहा हूँ। क्या कभी हमारे पिछले मुख्यमंत्री या हमारे एलजी साहब को कभी सीपी साहब के साथ मीटिंग करते हुए देखा? कानून व्यवस्था के नाम पर सीपी साहब के अंडर में दिल्ली की कानून व्यवस्था और सीपी साहब एलजी साहब को जवाबदेह होते हैं। इन दोनों की कभी कोई मीटिंग देखी कि दिल्ली में इतने लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर कोई कार्रवाई करी जाए? कभी नहीं उनकी कोई मीटिंग होती। उन्हें पता है कि इसमें बारे में मीटिंग करने की हमें जरूरत ही नहीं है। जो हो रहा है वो होने दो, जो चल रहा है वो चलने दो। बस मुद्दा भटका ही हुआ है, तभी तो बीजेपी आज जीती है दिल्ली में। मुद्दे तो शुरू से ही भटके पड़े थे। पटपड़गंज के जो विधायक बना है रविंदर सिंह नेगी, जब वो निगम पार्षद था तब वो क्या काम था उसका? एक पुलिस वाले को साथ में लेके हर जगह ठेली वाले पे नाम क्या है भाई तेरा? गुड्डन नाम है जी। गुड्डन क्या, हिंदू या मुस्लिम? कि मैं मुस्लिम हूँ। तो लिखिए यहाँ पे मीट की दुकान नहीं खुलेगी, पर्दा डाल के रखो। हमारी नवरात्रे चल रहे हैं, हमारी बैसाखी चल रही है, हमारी ये चल रहा है, हमारा आज चतुर्दशी, आज एकादशी, आज पूर्णमासी, आज अमावस है, तो दुकानें बंद रखो। उसने शुरुआत कर दी थी। अब आज वो सत्ता में आ गए तो अब तो खुल के बोलेंगे, खुल के चलेंगे आगे। और जो बात करी जा रही है कि ये बिकाऊ वाली बातें हो रही हैं, ये कहीं नहीं होती। दिल्ली में पूरी मिश्रित आबादी है, पूर्वी दिल्ली में, पुरानी दिल्ली, कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं कोई मतलब ही नहीं मिलेगा आपको कि ये पड़ोसी हिंदू है या पड़ोसी मुसलमान है। किसी को कोई मतलब नहीं होता किसी चीज़ से, सब मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। लेकिन इन्होंने लोगों के दिमाग में डाल दी गई ये बात कि आपको खतरा है, आपको खतरा है, आपको खतरा है। कोशिश नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि कोशिश है, वो खत्म हो चुके हैं। आने वाले टाइम में देख लीजिए, वहाँ पे सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में। सम्राट चौधरी को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी से रिलेटेड है। अब वो लगातार बीजेपी वहाँ पे अपना जनाधार बढ़ा रही है। आज नीतीश जी के पास बचा क्या है? कुछ भी नहीं है। 45 सांसद उनके विधानसभा में विधायक हैं, विधानसभा में 12-14 उनके सांसद हैं जिन्होंने समर्थन दे रखा है। आज उन्होंने अंदर खाने में उनको सबको अपने कब्जे में कर रखा है। आज अगर वो समर्थन वापस भी ले लें तो भी सरकार में कुछ नहीं होने वाला। नीतीश जी अकेले पड़ जाएंगे, उनके जितने भी एमपी है वो सरकार के साथ जाएंगे। नीतीश जी भी खत्म हो गए। बीजेपी की राजनीति बड़ी शानदार है, अपने साथ मिलाती है, अमर बेल की तरह उसी पे चढ़ती है और अल्टीमेटली उसको खत्म कर देती है। एक अमर बेल होती है जो पेड़ों पे चढ़ती है, बेल के पास खुद चढ़ना बस का नहीं होता, बेल पेड़ों पे लिपट के ऊपर चढ़ती है। तो अमर बेल जो कहा जाता है ना, वो पेड़ के पत्तों को खा जाती है। तो वो बीजेपी वो अमर बेल है जिसको अपने साथ मिलाती है, उसे खत्म कर देती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने साथ मिलाया, आज वो खत्म है। पीडीपी को अपने साथ मिलाया, आज वो खत्म है। उसके बाद आपने उसको देखा, शिरोमणि अकाली दल को देखा, शिरोमणि अकाली दल खत्म है। उसके महाराष्ट्र में इन्होंने अपने साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिलाया, आज वो शिवसेना खत्म है। एनसीपी को इन्होंने अपने साथ लिया, अजीत पवार की पार्टी को लिया, वो आज खत्म है। कौन सी पार्टी इन्होंने छोड़ी है? जिसको अपने साथ लाते हैं उसे खत्म कर देते हैं एक एक करके। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि इनके साथ जाना और अपनी कब्र खोदना बराबर है। क्या लग रहा है बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आ रही है, कुछ कर पाएंगे या फिर बीजेपी का माहौल रहेगा? देखिए जी, जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो अभी बीजेपी हर तरफ से भारी पड़ती नजर आ रही है। उससे लड़ने के लिए बहुत अच्छी तरह कमर कसनी पड़ेगी, तब जाके कहीं माहौल बदल पाएगा। अभी टाइम काफ़ी है, इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, करीब 10 महीने अभी बाकी हैं। 10 महीनों में अगर आरजेडी ने, कांग्रेस ने और बाकी विपक्षी पार्टी ने वहाँ पे मेहनत कर ली तो उनका जनाधार बढ़ जाएगा। वरना बीजेपी जो अपनी चाल में पहले से कामयाब होती चली आ रही है वो होती चली जाएगी। जिस तरह से उन्हें एक दूसरी पार्टी को इस्तेमाल करके, एक पार्टी को इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी को खत्म करा, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल करके कांग्रेस को खत्म करा, दिल्ली में कांग्रेस का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को खत्म करा, इसी तरह और दूसरी पार्टी को, तमाम पार्टी को इस्तेमाल करके, सहयोगी पार्टी को इस्तेमाल करके मेजर पार्टी है उनको खत्म करती चली जाएगी। दिल्ली में क्या लग रहा है, जिस तरीके से 43% वोट था आम आदमी पार्टी का और फिर भी जो सीटें वो नहीं लेके आ पाई, आपको लग रहा है कि उतना प्रेशर बना पाएंगे भारतीय जनता पार्टी पर, आम आदमी पार्टी के वो काम करा पाएंगे? कह रहे हैं नहीं, कोई प्रेशर नहीं बना पाएंगे। प्रेशर तो बना दिया बीजेपी ने, पहले आपने कैबिनेट मीटिंग में देख लिया। संसद में 21, विधानसभा में 21 विधायक उनको सस्पेंशन कर दिया, उसके बाद उन्हें घुसने नहीं दिया गया। पुलिस वालों से पूछ रहे हैं भाई बताइए क्या ऑर्डर है, तो पुलिस वाले कहते हैं हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, हम नहीं दिखा सकते, लेकिन आप लोग विधानसभा में एंट्री नहीं करोगे। और बचे कुछ जो लोग हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर मुकदमा चलाने की परमिशन मिल गई है। केजरीवाल, उसके ऊपर मुकदमा चलाने की परमिशन एलजी साहब ने दे दी थी, आतिशी के ऊपर दे दी थी, सौरभ भारद्वाज के ऊपर दे दी थी, उसके बाद सत्येंद्र जैन के ऊपर दे रखी है, मनीष सिसोदिया के ऊपर दे रखी है, संजय सिंह के ऊपर मुकदमा चला। यही इनके तमाम बड़े नेता हैं।
आम आदमी पार्टी के, इन सब के ऊपर मुकदमा चलाने की परमिशन मिल चुकी है। अब इन्हें मुकदमे में घेर के सबको दोबारा से वापस अंदर डाला जाएगा। 5 साल काम होंगे, नाम बदलेंगे सिर्फ दिल्ली का। काम का होना है, नाम ही नाम होना है, काम किस बात का? काम किस बात का? काम तो होगा, हवाई काम हो गया है। जैसे कि एक वो 50 फीट के दायरे में जो है वो मशीन चला दी है यमुना में, यमुना की सफाई शुरू कर दी है, जबकि नई सरकार का गठन भी नहीं हुआ था। तो ये सोचने वाली बात है कि वो किसके आदेश पे चली? क्या वो सरकार के आदेश पे चली? तो सरकार तो आदेश पहले भी दे सकती थी। अगर वो एलजी के आदेश पे चली है तो इसका मतलब एलजी साहब ने पहले से रोक रखा था उसको। सरकार का गठन नहीं हुआ था, लेकिन यमुना में मशीन चला दी गई कि यमुना की गंदगी साफ करने के लिए हमने मशीनें उतार दी। अगर एलजी साहब ने वो मशीन उतारी तो एलजी साहब वो मशीन पहले भी उतार सकते थे, लेकिन नहीं उतारी उन्होंने। अल्टीमेटली जनता को अब फिर बेवकूफ़ बनाया जाएगा। और 1-1.5 महीने की बात है, अखबारों में आपको मिलेगा यमुना बिल्कुल साफ हो गई है, यमुना की फोटो आनी बंद हो जाएंगी, वायु प्रदूषण का मुद्दा खत्म हो जाएगा, हवा का पानी का जो गंदे पानी आने का मुद्दा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अखबारों में ये छपेंगे नहीं, टीवी में इनकी डिबेट्स नहीं होंगी, टीवी चैनल इनको चलाएंगे नहीं। अल्टीमेटली आपको दिल्ली में स्वर्ग का एहसास होगा। लेकिन मुख्यमंत्री यही कह रहे हो मैं खुद बनिया की बेटी हूँ, मुझे पता है कैसे पैसा बचाना है, कैसे जनता के लिए काम करना है। अच्छा, पैसा बचाना है। अभी तो वो कह रही है खजाना खाली हो गया। अभी तो उन्होंने सीट संभाली है, सीट संभालते कहना शुरू कर दिया कि खजाना खाली हो गया। अब उन्होंने कहा ना कि बनिया की बेटी हूँ, मुझे पता है कि पैसा कैसे बचाना होता है। तो उसका सबसे पहला यही आएगा कि जो 2500 रुपये की घोषणा करी गई है ये बंद करी जाएगी। फ्री में जो बस में यात्रा मिल रही है ये बंद करी जाएगी। फ्री जो बिजली मिल रही है 200 यूनिट वो बंद करी जाएगी। फ्री जो पानी मिल रहा है वो बंद करी जाएगी। अल्टीमेटली जनता को फिर मूर्ख बनाया जाएगा। अरे नहीं, चिंता ना करो, आप दे सकते हो, आप इस काबिल हो, आप 200 यूनिट में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 200 यूनिट का बिल कितना आता है? सिर्फ 600 रुपये। 600 रुपये तो आप राष्ट्र हित में कुर्बान कर ही सकते हो। जब सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे तो यही कहा गया था ना कि राष्ट्र हित में आप 400 रुपये तो बढ़ा सकते हो। पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए थे तो हमें कोरोना से लड़ने के लिए पैसा चाहिए, तो अगर 30 रुपये हमने बढ़ा दिए तो क्या हो गया? राष्ट्र हित में आप ये कुर्बानी तो दे सकते हो। अल्टीमेटली वही फर्जी राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा दिया जाएगा लोगों को कि आप कुर्बानी दे सकते हो। 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये क्या होते हैं? कोई बात नहीं, आप तो राष्ट्र प्रेमी हो। आपको अगर महंगाई है तो देश हित में ही जा रही है महंगाई, चिंता ना करिए। अगर पेट्रोल 100 से 125 रुपये हो जाएगा तो भी वो देश हित में ही जाएगा अल्टीमेटली।